हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। जीवीएल साहब आपका स्वागत है बहुत। एसपी बघेल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं। बघेल साहब आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से सुनील साजन जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्वागत है सुनील जी आपका। और महान दल से केशव मौर्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौर्य साहब आपका भी बहुत स्वागत है। जीवीएल साहब आप तो खुद सेफोलॉजिस्ट रहे हैं, बल्कि हैं, तो सर्वे कैसे होते हैं ये आप समझते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे सर्वे के मुताबिक, जिसका जो हमारी जिनकी एजेंसी जो हमारे साथ हैं, ग्राउंड जीरो रिसर्च, 5% वोट का नुकसान आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। सौरभ जी, आपको और इंडिया टीवी के दर्शकों को पहले नमस्कार। और आपने जैसा फरमाया, जैसा बताया कि मैं खुद सर्वेक्षण करता था, आपके चैनल पे भी कई बार कुछ प्रोग्राम करने का अवसर मिला। लेकिन देखिए, सर्वे जो है, पॉइंट एट द टाइम ऑफ सर्वे, मतलब जिस दिन आप सर्वे कर रहे हैं उस समय के अनुसार, उस समय लोगों की विचार क्या है, यही हम माप सकते हैं। क्या आगे एक महीने के बाद क्या होगा, ये आंकना सबके लिए मुश्किल है। और ये शुरुआती दौर है। आपने सर्वेक्षण किन किन दिनों में किया है, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय होगा आपको ध्यान रखने के लिए। यहां सपा का, अलायंस का, गठबंधन का गेन हो रहा है, ये अपने आप में कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पिछले बार आरएलडी अलग से चुनाव लड़ी थी, इस बार दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से उनका वोट बढ़ेगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जो आपने गिरावट की बात भारतीय जनता पार्टी की नंबर का बताया, 5% का, मुझे लगता है पूरा सर्वे देखने के बाद मैं एक आंकलन आपको बता पाऊंगा। बट लेकिन पिछले बार भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत पतली है, ऐसे आंकलन किया गया। आपको याद होगा उस समय भी 2017 में भी ये पहले चरण में ही हुआ था, तब भी ये कास्ट फैक्टर को लेकर के, जाट फैक्टर के नाम पर बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है फर्स्ट फेज में, ऐसा आंकलन था जो सही साबित नहीं हुआ। तो इसलिए मैं जो अंत का जो रिजल्ट्स होंगे, इसमें बिल्कुल फर्क होगा। एग्जैक्ट नतीजे लाना किसी सर्वे के लिए मुश्किल है। और रीजनल स्तर पर, क्योंकि आपने कहा हर एक रीजन में कैसा परफॉर्मेंस होगा, ये आंकना और मुश्किल है। आपने क्योंकि ये नहीं बताया कितना सैंपल साइज है, सैंपल स्प्रेड के बारे में आपने बताया, 73 जिलों में सर्वे किया गया, बट सैंपल का भी एक साइज का एक जानकारी होती तो मैं और ज्यादा विश्लेषण इस पे कर सकता। जीवीएल जी, 10,000 का सैंपल साइज है उनका, या पूरे प्रदेश स्तर का? देखिए, 10,000 का सैंपल साइज पूरे प्रदेश का है। और इसमें क्या होता है मैं बता रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में 10,000 का सैंपल अच्छा माना जाता है। मैं एक सेफोलॉजिस्ट होने के नाते मैं ये नहीं कहूंगा 25 करोड़ की जनता है तो 10,000 कम है, बिल्कुल ठीक ठाक सैंपल साइज है। बट लेकिन आप उसको जब रीजन वाइज जब ब्रेक डाउन करते हैं, उसकी एक्यूरेसी घटती है। नहीं, लेकिन हमारे साथ देखिए सेफोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं, इससे थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं कि जीवीएल सर, आप तो खुद से करते रहे सर्वे, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि इसमें एक और चीज का ध्यान रखा गया है कि कास्ट वाइज इक्वल प्रोपोर्शन में सैंपल किया गया है, और खासकर रीजन वाइज किया गया है। जैसे रीजन वाइज जो परसेंटेज है, जैसे वेस्टर्न यूपी में जाट है, मुस्लिम है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, गुजर है, सैनी है, कश्यप है, और एक जाटो है और दूसरा तबका है नन जाटो दलित का, तो सबके बीच में सैंपल किया गया है। और फॉर एग्जाम्पल, आपने सही कहा कि नंबर ऑफ सैंपल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे कर रहे हैं। अगर एक कंस्टिट्यूएंसी में 50% ठाकुर मतदाता हैं और वहां पर हम सैंपलिंग 200 भी करें और 100 बोले कि हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो 50% दे रहे हैं, इस आधार पर इसे इक्वल प्रोपोर्शन में सैंपलिंग बैठाकर किया जाता है। जी अच्छा, एक चूंकि दर्शक इंतजार कर रहे होंगे सीटों का, तो एक बार जीवीएल साहब हम जरा सीटों पर भी आ जाए पश्चिम उत्तर प्रदेश की, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का वोट शेयर तो आपने देख लिया, सपा में आरएलडी जुड़ गई है, इसलिए सपा कॉम्बिनेशन का वोट शेयर बहुत बढ़ रहा है, 5% हमने आपको बताया, बीजेपी का वोट शेयर घट रहा है। अब 97 सीटों में से बीजेपी को 59 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिल सकती हैं हमारे सर्वे के मुताबिक, 97 में से 59। अब ये पिछली 2017 की तुलना में कैसा परफॉर्मेंस है हम आपको वो दिखाएंगे अभी जब कंपैरिजन करेंगे। समाजवादी पार्टी प्लस आरएलडी को 37 सीटें, मैं फिर कह रहा हूं 97 टोटल सीटें हैं, उसमें से 37 समाजवादी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी प्लस आरएलडी उनके सहयोगियों को।
और बहुजन समाज पार्टी को यहां केवल एक सीट हासिल होगी, ऐसा फिलहाल जो हमारा सर्वे है वो इशारा कर रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीएसपी का जोर नहीं चल रहा और कांग्रेस का तो यहां पर खाता भी खुलता दिखाई नहीं देता अभी तक, जो हमारा सर्वे इशारा कर रहा है उसके मुताबिक। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी कॉम्बिनेशन, उसके बाद समाजवादी पार्टी प्लस आरएलडी, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी। हालांकि कोई तुलना नहीं है क्योंकि बीजेपी प्लस है 59 पर, सपा प्लस है 37 पर, बसपा को केवल एक सीट और बाकी कांग्रेस और अन्य में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। यह हमारे सेफोलॉजिस्ट का आंकलन बताता है। अब आप ये कंपैरिजन देखें तो पिछली बार 2017 में बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली, 82 सीटें 97 में से यहां जीती थी। वो इस बार काफी घट रही हैं, वो 59 पर आ रही हैं, यानी 23 सीटों का नुकसान पश्चिम उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सपा और आरएलडी का साथ आना कितना बड़ा कमाल करता है, आप ये देखिए कि 9 सीट से जो समाजवादी पार्टी के लिए थी, 9 सीट से वो कॉम्बिनेशन में जब आती है तो 37 सीट पर पहुंच जाती है। आप देखिए इतना बड़ा उछाल 28 सीटों का पश्चिम उत्तर प्रदेश में अकेले गठबंधन को होता हुआ दिखाई दे रहा है। बसपा ने पहले भी बहुत कमाल नहीं किया था, इस बार भी नहीं। पिछली बार 3 सीटें मिली थी, इस बार 1 सीट मिलती हुई दिखाई जा रही है इस सर्वे के अंदर आपको। और ऐसे ही कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात करें तो पिछली बार 2 सीटें आई थी यहां से, लेकिन वो भी इस बार छिनती हुई दिख रही है, ऐसा मुमकिन है। और अन्य के खाते में देखें तो 1 सीट थी पिछली बार, इस बार 1 भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो बीजेपी प्लस -23, सपा प्लस +28, बीएसपी -2, कांग्रेस -2। मोटे तौर पर देखिए बीजेपी को 23 का नुकसान, सपा को 28 का फायदा। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एसपी बघेल साहब, अब सीटों की बात भी हो गई है, तो क्या कहेंगे आप इन नतीजों पर? देखिए, लोकतंत्र में जो सर्वे है ना पूरी तरह स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बात है ना पूरी तरह नकार भी सकते हैं। जहाँ तक आपने पश्चिम में देखा कि 97 में 69 पर अभी भी नंबर 1 पर भारतीय जनता पार्टी है, और जो हमारे गठबंधन की पार्टियां हैं उनका इधर थोड़ा कम है, और समाजवादी पार्टी और लोकदल को बढ़ा के आप बता रहे हैं। और जहाँ तक लोकदल इनका मुख्य पार्टनर है, इस राउंड के बाद एक और थोड़ा सा आएगा जिसमें आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस और अलीगढ़ रहेगा, उसमें भी थोड़ा प्लस करने की कोशिश करेंगे सपा और लोकदल का। इसी में इसके बाद वो भी इसमें शामिल है, खत्म होता है जो अभी रीजन आप बता रहे थे शामिल है इसमें। फिर लोकदल का नहीं, फिर लोकदल अच्छा इसमें शामिल अगर है तो लोकदल का जितना भी प्रभाव था वो पूरा जो एक जिज्ञासा थी वो आपने दिखाई है। तब भी 69 पर भारतीय जनता पार्टी है और 31 पर समाजवादी पार्टी और लोकदल और बाकी जो उनके छोटे दल हैं वो उनके साथ है। तो यहाँ भी एक बड़ी बढ़त है, लेकिन चलिए जैसा आप बता रहे हैं कि थोड़ी सीटें का हमारा यहाँ पर नुकसान है, वो कुछ परसेंटेज का नुकसान है। लेकिन ये नवंबर और दिसंबर का जन विश्वास यात्रा के बाद जब ये निकली हैं, उसके बाद एक बहुत वातावरण बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जेवर की मीटिंग हुई, और उसके अलावा काशी विश्वनाथ का जब ये हुआ है, और उसके बाद जो जन विश्वास यात्राएं 6 राउंड में गई जिसमें मुझे जाने का मौका मिला है, तो उसके बाद एक वातावरण बना है। तो सर्वे के बाद जन विश्वास यात्रा है, तो अब आज की तारीख में सर्वे होगा तो भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़ के निकल करके आएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। सुनील साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपको भारी उछाल तो दिखाई दे रहा है, रालोद के साथ जाने का फायदा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन शायद आपके अनुमान से बीजेपी का उतना नुकसान नहीं हो रहा। नहीं सौरभ जी, अभी तो ये अभी के सर्वे हैं, और मुझे लगता है ये जो घटनाक्रम इधर हुआ है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले ज्यादातर नेता भाजपा को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, अगर उसके बाद का सर्वे होगा तो ये जस्ट उलट सर्वे होगा। जहां भारतीय जनता पार्टी अभी आप दिखा रहे हैं, वहां शायद हमारा गठबंधन खड़ा हो जाए और हो सकता है उसके आगे चला जाए, और जहां पर हम हैं अभी समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, उससे भी नीचे भारतीय जनता पार्टी आएगी। तो ये जो सर्वे कितना पुराना है, मैं भी सुन नहीं पाया कि कितना पुराना ये सर्वे है या कितने दिन पुराना ये सर्वे है, लेकिन जैसे जैसे अब बातें होंगी या नए सर्वे जो आएंगे, उनमें पहले भाजपा सर्वे में खत्म होगी,
फिर भाजपा को उत्तर प्रदेश की ये दिसंबर तक का सर आखिरी का दिसंबर के महीने का आखिरी तक का सर्वे है। नहीं, अभी मैं अपनी बात कर रहा था सौरभ जी, तो मुझे कंप्लीट करने देते। मेरी बात जो चल रही थी आपसे कि जन विश्वास यात्रा, तो यही बात मैं कह रहा हूँ बघेल साहब। अच्छा ठीक है, मुझे लगा आपकी बात हो गई। प्रधानमंत्री जी के एक आप बघेल साहब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि अब ये बोल रहे हैं, एक बार इनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आपके पास आ जाता हूं। 30 सेकंड दीजिए, बोलिए, सुनिए। ठीक है। नहीं सौरभ जी, क्योंकि आपने कहा ये दिसंबर तक का है, तो जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के राजनीति में जनवरी में हुए हैं या अभी जो हुए हैं, उनको भी अगर जब आप जोड़ देंगे, इसी में जब आप सैनी जोड़ देंगे, इसी में जब आप कुशवाहा जोड़ देंगे, इसी में जब आप चौहान जोड़ देंगे, तो ये जो सर्वे है ये बिल्कुल पलट जाएगा। इसमें 2-3 पॉइंट और मुझे रखना चाहूंगा, उम्मीद भी है और भरोसा इस पर हमारे जो साथी हैं जिन्होंने सर्वे किया वो कुछ क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। जब नया सर्वे आएगा तो हम आप उस पर भी बात करेंगे। ठीक है शशि जी, इसमें 2-3 पॉइंट रखना यह चाहूंगा कि सर ने ठीक बोला कि जो लीडर ज्वाइन कर रहे हैं उनका असर होगा, लेकिन जो दारा सिंह चौहान जी ज्वाइन किए हैं पूर्वांचल से आते हैं, उसके साथ मौर्य जी जो ज्वाइन किए हैं वही पूर्वांचल से आते हैं। सहारनपुर से एक लीडर इनके पार्टी में आए इमरान मसूद जी और दूसरे धर्म सिंह सैनी जी आए हैं। तो पिछले बार भी अगर आप रिजल्ट सहारनपुर के देखें तो कांग्रेस 2 सीट जीती थी जिसमें इमरान मसूद का था, तो उसकी सीटें हमने सपा के पक्ष में ऑलरेडी रखी थी पहले भी वो सीटें। तो इतना मैं इस एरिया में, और लोकदल जहां तक सवाल है सपा गठबंधन का, तो पहले से दिसंबर वो ये कह रहे हैं कि जो भी नेता बीजेपी से आए हैं, आप कह रहे हैं जो भी लीडर आए उनका बहुत फैक्टर इन कर चुके हैं। हाँ, फैक्टर इन कर चुके हैं, फर्क नहीं पड़ रहा। चलिए ठीक है जी, बघेल साहब कंप्लीट कीजिए अपनी बात। मौर्य साहब मैं बस आया आपके पास भी, बघेल जी। जी, जो मैं ये कह रहा था कि जन विश्वास यात्राओं के बाद बहुत वातावरण बना। माननीय प्रधानमंत्री जी की कई जो सभाएं हुई हैं, नड्डा साहब ने क्षेत्र वाइज हर क्षेत्र में गए, अमित शाह जी जो हमारे 3-6 के क्षेत्र हैं सब जगह गए। उसके बाद एक वातावरण बना, कार्यकर्ता चार्ज हुआ है और जन विश्वास यात्राएँ रात 2-2 बजे तक अपार जनसमूह जनता का मिला है, ऐसे कोहरे में, ठंड में और बरसात के मौसम में। उससे हम आकलन कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजना, राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजना और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछले 5 साल में परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहा है, इससे निश्चित तौर से 300 से ऊपर की पंखुड़ी का कमल खिलेगा, ऐसा मेरा मान्यता है। और लोग अभी भी, लोगों को याद है कि समाजवादी पार्टी की सरकार, बस यही याद दिलाने के लिए तो हम लोग जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, केवल कि समाजवादी पार्टी की सरकार है तो फिर बहू सुरक्षित नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं, प्लॉट सुरक्षित नहीं, मकान सुरक्षित नहीं। बच्चा जब तक स्कूल से घर नहीं आ जाता था 12 से 17 के बीच में, माँ दरवाजे पर खड़ी रहती थी, कहीं उसकी अपहरण तो नहीं हो गया, फिरौती देनी पड़ेगी। किसान रात में खेत में पानी लगाना बंद कर देता था कि अपहरण होता था तो गंगा की कटोरी में पकड़े जाते थे। व्यापारी जब तक दुकान बंद करके नियत समय पर घर नहीं आ जाता था, पत्नी सोचती थी थैला तो नहीं छिन गया और गोली तो नहीं लग गई। आगरा के मशहूर डॉक्टर जो अपने मरीजों को मॉर्निंग वॉक की सलाह देते थे, खुद इसलिए उन्होंने मॉर्निंग वॉक करनी बंद कर दी थी कि जो प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं वो सॉफ्ट टारगेट हुआ करते थे भूरा यादव के, और रिकॉर्ड है, आप वहाँ के आंकड़े निकाल लो कि उनकी पकड़ होती थी और फिर फिरौती हुआ करती थी। मथुरा जिला जो समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के सबसे कमजोर जिला है, ऐसा खुद समाजवादी पार्टी महसूस करती है, जहाँ कभी जमानतें भी नहीं बची हैं, वहाँ पर आप राम वृक्ष यादव की एक समानांतर सरकार चल रही थी और डिप्टी एसपी अपने एसओ के साथ जब कब्जा मुक्त कराने गए तो दोनों की हत्या हुई है। तो जब मथुरा में यह हाल हो सकता था तो जो उनके प्रभाव वाले जिले हैं वहाँ पर आम जनता 32 दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती है उस प्रकार से रहते हैं, इसलिए लोग ये इस प्रकार। बघेल साहब, वो समाजवादी पार्टी के नेता आपको जरूर इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। सुनील जी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक बार मैं केशव मौर्य जी के पास जाऊं, बड़ी देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं। केशव मौर्य जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारे सर्वे के मुताबिक अगर 23 सीट डाउन होती है भाजपा और आपका गठबंधन 28 सीट उठ रहा है, तो आपके मुताबिक ये परफॉर्मेंस संतोषजनक है? बहुत सौरभ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो ये सर्वे है, मैं सर्वे के विषय में 2 चीज़ कहना चाहता हूं कि मैंने जब सहारनपुर की रैली की, मुरादाबाद की रैली की, मुजफ्फरनगर की लाखों जिसमें भीड़ आई उसकी रैली की, मैंने जब बिजनौर की रैली की, उपचुनाव में मैंने रैली की, हर समय मैंने एक सवाल पूछा कि टीवी चैनल में चुनाव के दौरान सर्वे दिखाए जाते हैं, क्या आप लोगों से किसी ने पूछा कि आप किसको वोट देने जा रहे हैं? मुझे आज तक कोई एक भी आदमी खड़ा होकर नहीं बताया कि हाँ मुझसे पूछा गया। मेरी उम्र खुद 53 साल की हो गई, मुझसे कभी भी, जब मैं नौजवान था, जब आज बुजुर्ग हो रहा हूं, मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि आप किसको वोट देने जा रहे हैं। ये एक
सर्वे जो आप लोग करते हैं ये बिल्कुल मनोवैज्ञानिक दबाव है। आपने जो बता दिया, जो लोगों के, चूंकि टीवी हर घर में है, हर आदमी टीवी देख रहा है, हर आदमी जुड़ा हुआ है मीडिया से, और सबके घर में ये बातें चल रही हैं। तो केशव जी, आप यही बता दीजिए, आपका अपना आकलन क्या है? आप लोगों का परफॉर्मेंस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा? आप लोग खुद कहां अपने आप को पाते हैं? मेरा आकलन यह है कि किसानों की आय दोगुना नहीं हुआ किसानों का आय। मेरा आकलन यह है कि स्कूल नहीं खुल रहे हैं, बच्चों की कैरियर बर्बाद हो। लैपटॉप देने की इन्होंने कहा, वो दिया नहीं। एक गाना आजकल बीजेपी वाले बजा रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये नहीं कह रहे कि हमने काम किया इसलिए जनता हमको लाएगी, इसका मतलब इन्होंने कुछ किया नहीं। अब योगी जी के सामने ये गाना बजने का मतलब यही है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। हाँ, गायत्री प्रजापति के साथ अन्याय होता है, वो जेल में है, और जिसकी सीडी जारी हुई थी सोशल मीडिया पर, जो मसाज कराते पाए गए वो बाहर हैं। तो इनका जो न्याय है, इनका अन्याय है, दुनिया देख रही है। इन्होंने कहा लैपटॉप देंगे, कुछ नहीं दिया। भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ी अयोध्या में, इन्हें कौन मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा वोट देने जा रहा है? अयोध्या में चोरी इन्होंने खुदाई करवाई, उसमें भगवान बुद्ध की सैकड़ों मूर्ति निकली, इन्होंने तोड़ दिया। शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज से वोट लेते हैं और केशव प्रसाद मौर्य की स्टूल पे बैठा देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य का कलराज मिश्रा ऐसा देखिए मौर्य साहब, ये जैसे अभी बघेल साहब ने बड़े सारे मुद्दे गिनाए आपके खिलाफ, आप इनके खिलाफ गिना रहे हैं। अब ये तो आप लोगों के चुनावी दावे हैं, ये जो सर्वे कर रहे हैं आपको एतबार ना हो, लेकिन ये इन्होंने एक साइंटिफिक तरीके से सर्वे किया है। और हम तो हमेशा ही कहते हैं कि कोई भी सर्वे एक आंकलन होता है, वो सही भी बैठता है, कई बार गलत भी हो जाता है। तो कोई भी ये नहीं कह रहा कि ये भाई जो कह दिया ये अक्षरशः सत्य ही है। मैं जिला क्रमवार थोड़ा सा अगर दृष्टि रखूंगा तो सर शशि एक मिनट, क्योंकि बघेल साहब, मैं आपकी बात का उत्तर ले लेता हूं। बघेल साहब को दरअसल अपनी एक ट्रेन पकड़नी है, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि उनसे एक बार कमेंट लेकर के मैं उनको फ्री कर दूं। तो बघेल साहब, अब देखिए आपके आरोपों के जवाब में कितने सारे ये काउंटर आरोप आ गए। नहीं, जो मौर्य जी जो कह रहे हैं किसान की आय दुगनी हुई है। हमने बहुत बड़ी सब्सिडी फर्टिलाइजर में दी है, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन में 90% सब्सिडी दी है। किसानों के योगी आदित्यनाथ जी ने कर्जे माफ़ किए थे, एमएसपी बढ़ाई गई है। किसान बिल के मामले में जो आपत्ति थी उसको मूल रूप से, उसको संपूर्ण रूप से वापस लेने का काम किया है। और इस प्रकार से जैविक खेती को बढ़ावा दिया है। हम लोगों ने फूलों की खेती, फलों की खेती, पशुपालन पर, मछली पालन पर, मुर्गी पालन पर, सुअर पालन पर, दुग्ध पर, पशुपालन पर पैरेलल इकोनॉमी होती है किसान की, ये उस पर बहुत बड़ा पहली बार मोदी जी ने केंद्र सरकार में पशुपालन एवं मछली मंत्रालय अलग बनाया है। पहले ये कृषि के नीचे होता था, उनका फुल कैबिनेट मंत्री है, उनके अपने सेक्रेटरी हैं, एक बहुत बड़ा बजट है। तो ये जब इतना बजट है तो ये जाकर के जो लग रहा है वो यूपी में भी लग रहा है। और ये केवल राम वाली बात नहीं है, और करोड़ों की संख्या में शौचालय हैं, करोड़ों की संख्या में प्रधानमंत्री शहरी आवास हैं, करोड़ों की संख्या में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में आयुष्मान का कार्ड है, लाखों करोड़ों की संख्या में आप देख रहे हैं कि उज्ज्वला के तहत गैस देने का काम किया है। किसान के अपना श्रम के कार्ड में कक्षा 5 तक 50 रुपये, 8वीं तक 100 रुपये, हाई स्कूल में 150, इंटर में 200 रुपये, डिग्री कॉलेज में 3000, पॉलिटेक्निक में 8000, इस प्रकार से इंजीनियरिंग में 12000 और पीएचडी करते हुए कोई भी श्रमिक है, चाहे ब्राह्मण से वाल्मीकि तक हो, उसको 15000 रुपये सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने का काम किया। मुख्यमंत्री जी ने अभी जो विधवा पेंशन थी, दिव्यांग पेंशन थी, वृद्धावस्था पेंशन थी, अभी 7 दिन पहले 500 रुपये से बढ़ाकर सीधे 1000 रुपये करने का काम किया है सीधे। तो ये किसान, ये कहीं ना कहीं छोटे लघु सीमांत किसान है। तो इस प्रकार से अच्छा, आप इतने काम किसानों के किनारे, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो ये लोग मान रहे थे कि किसान आंदोलन की वजह से ही आपको नुकसान होगा। आजादी के बाद आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ा काम मैं समझ रहा हूं वो है साक्षात्कार, नॉन गस्टेड नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त करना। क्योंकि योगी जी ने केंद्र में और मोदी जी ने केंद्र में और योगी जी ने राज्य में नॉन गस्टेड नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त किए। सुनील जी की सरकार में इंटरव्यू लेने के लिए नहीं होते थे, निकालने के लिए होते हैं। लेना है तो आगरा की स्पेलिंग बताओ, नहीं लेना है तो चेकोस्लोवाकिया की बताओ। अब रिटन एग्जाम होगी, OMR सीट होगी, अगर सही आंसर तो पूरे नंबर, गलत आंसर तो 0 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से लड़कों की नौकरियों के लिए
पूरी तरह से जो निष्पक्ष भर्ती हो रही है। और किसान सम्मान निधि में अगर किसी के पास आपके स्टूडियो के बराबर भी जमीन है या जहां मैं बैठा हूं खतौनी में नाम है, तो 2-2 हजार की 6 किस्तें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक। बघेल साहब, मैं बहुत प्रभावित हूं जिस तरीके से आपकी टिप्स पर इतने सारे आंकड़े हैं, इतने सारे दावे हैं कि जो काम आपने किए, और ये नेताओं की खासियत होती है। लेकिन मुझे यकीन है सुनील जी के पास भी कमी नहीं होगी आपको जवाब देने के लिए, तो एक बार जरा उनका भी उत्तर सुन लीजिएगा। सुनील यादव जी। जी जी नहीं, मैं आदरणीय बघेल जी को सुन रहा था। मैं केवल ये कह सकता हूं कि बीजेपी में कोई न कोई अलग से ट्रेनिंग जरूर चलती है झूठ बोलने की, क्योंकि जो लोग कभी जीवन में झूठ नहीं बोलते वहां जाकर के बोलने लगते हैं। बघेल जी जितनी भी बातें कही हैं, इन्होंने ये नहीं बताया कि कीटनाशक दवा महंगी हो गई, कृषि यंत्र महंगे हो गए, डीजल महंगा हो गया, और यूरिया और डीएपी की बोरी से 5 किलो की चोरी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली। कौन सी आय दोगुनी हो गई? जहां तक आप अपराध की बात कर रहे थे, तो क्या आप बुलंदशहर में सुबोध सिंह की हत्या भूल गए? और हत्यारा भारतीय जनता पार्टी में यह भी भूल गए? हाथरस की बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों को राष्ट्रवादी कह रहे थे। उन्नाव में जो बेटी के साथ हुआ वो भूल गए। लखीमपुर में जिस तरीके से महिला का चीरहरण हुआ वो भूल गए। जहां तक व्यापारी की बात है तो कानपुर की घटना भूल गए। कानपुर का एक व्यापारी योगी आदित्यनाथ जी के जिले में किस तरीके से पुलिस ने मार दिया वो भूल गए। और आपने जितनी भी योजनाएं गिनाई हैं, मैं आपको इसलिए धन्यवाद दूंगा कि 90% योजनाएं भारत सरकार की गिनाई। इसका मतलब है आप भी भरोसा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ नहीं किया। केवल कोरोना में बेईमानी कर लिया, सारे विभाग लूट लिए, भ्रष्टाचार के भेंट उत्तर प्रदेश चढ़ गया, सड़क गड्ढा मुक्त हो नहीं पाई, बिजली उत्पादन पे 1 यूनिट पर आपने काम नहीं किया। अस्पतालों में क्या हाल रहे कोविड में हम लोगों ने देख लिया। बिना ऑक्सीजन के लोगों के मरते, बिना अस्पताल, बिना दवा, बिना एम्बुलेंस। अगर नजारा हम लोगों ने शमशान घाट का भी देखा, गंगा मैया का भी देखा है जी। गंगा मैया के नाम पर आप लोगों ने क्या क्या कहा? देखिए, मैं इसका जवाब जीवीएल जी से ले लेती हूँ। जमीन में दलाली कर ली, मैं इसका जवाब जीवीएल जी से ले लेती हूँ। अच्छा, बघेल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर जीवीएल जी के पास चले जाएंगे। जी सर। बस मैं ये कहना चाहूंगा, मैं कोई भी चीज नहीं भूला हूँ, ना लखीमपुर, ना उन्नाव, ना क्या नाम हमारा ये हाथरस। लेकिन आप ये देखिएगा कि किसी भी अपराधी के हाथ पर मुख्यमंत्री का पीठ पर हाथ नहीं है। ये सभी लोग जेल में चले गए, सबकी गिरफ्तारी हुई, चाहे वो मंत्री का बेटा से लेकर और कोई भी हो। गोरखपुर वाली घटना में भी जो आप देख रहे हैं कि इंस्पेक्टर के खिलाफ चार्जशीट चली गई है। हाथरस में भी सीबीआई ने चार्जशीट लगा दी है और लखीमपुर खीरी में भी अंडर ट्रायल है। लेकिन मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी होने का मतलब वो जुडिशियल रिमांड और पुलिस कस्टडी रिमांड तक मिला है। तो अपराधी, और उन्नाव में भी आप देख रहे हैं कि सभी अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और चार्जशीट हुए हैं, किसी का एफआईआर नहीं लगी है और किसी की धारा कम नहीं हुई है। लेकिन यह उत्तर प्रदेश का स्वर्ण युग है। अपराध सबसे कम है। गुप्तकाल भारत का स्वर्ण युग था, लेकिन तब भी पुलिस प्रहरी, दंड और कारावास था। तो अपराध तो होते हैं, लेकिन किसी भी अपराध पे मुख्यमंत्री का हाथ और सरकार का किसी अपराधी को बचाने में नहीं होता है। हमारे मुख्यमंत्री पे 2 बुलडोजर हैं। एक बुलडोजर से उत्तर प्रदेश की सड़क का निर्माण करते हैं और दूसरे बुलडोजर से इन अपराधियों की अकूत संपत्ति का विनाश होता है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वर्षों के बाद देश को एक 100% ईमानदार प्रधानमंत्री और 100% ईमानदार मुख्यमंत्री मिला। इन दोनों की जेब में रूमाल तो हो सकता है, लेकिन नोटों की गड्डी नहीं होती है। और बाकी लोगों के तो समर्थकों में जब जेसीबी मशीन से दीवार खोदी जाती है तो करोड़ों और अरबों रुपए की संपत्ति समर्थकों की निकलती है, तो उनके खुद के क्या हाल होंगे। तो इस बात को मैं अच्छी तरह कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का स्वर्ण युग है। आज मेरी बेटी जब लखनऊ जाती है, मुझे लाइव लोकेशन उसकी नहीं लेनी पड़ती है कि ऑटो का नंबर बताओ, ड्राइवर से बात कराओ। इसलिए अपराध होते हैं, मैं इसमें मना नहीं कर सकता हूँ। अपराध विहीन समाज नहीं हो सकता, उसके 50 कारण हैं। लेकिन तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो आज निर्भीकता के साथ बेटियां जो हैं वो विचरण कर सकती हैं, दूसरे शहर में जा सकती हैं और गार्जियन को ज्यादा चिंता नहीं होती। मैं मानता हूँ मेरी 4:55 पे ट्रेन है। तो जी मैं समझ रहा हूँ सुनील जी, मैं अभी, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका बघेल साहब हमें समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। आपकी बातों का जवाब हम ले लेंगे, आप इसको यूट्यूब पे देख लीजिएगा कि आपको क्या उत्तर मिला है। जी अच्छा, मैं नरसिम्हा राव साहब से हम रहेंगे, वो हमसे सीनियर हैं जी। 1 मिनट में कोई बात अगर पूछना चाहें तो मेरे से भी पूछ सकते हैं।
जीवीएल साहब, आप दोनों लोग उत्तर देना चाह रहे थे, लेकिन पहले आप जवाब दे दीजिए। बहुत सारी बातें किसानों को लेकर की हुई हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का जोर रहा है, यहां आपको नुकसान होगा, ये एक लोगों की आम सोच है। और दूसरी बात, जहां जातियों की बात हुई तो बहुत सारी जातियों को जोड़ा अखिलेश यादव ने। करके थोड़ा सा मैं एक सवाल के साथ आना चाह रही थी सौरभ और जीवीएल जी, मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रही थी। देखिए, अगर मैं मुजफ्फरनगर का जिक्र करती हूँ, अवतार सिंह भड़ाना यहां से मीरापुर से उन्होंने जीत दर्ज की थी और इस जिले के आसपास की जितनी 5 विधानसभा सीटें हैं उसे भी पिछली बार बीजेपी ने जीती। लेकिन आप जानते हैं अवतार सिंह भड़ाना अब बीजेपी में नहीं है। औरैया की अगर बात कर लें तो 2017 में समाजवादी पार्टी के गढ़ में भी बीजेपी ने सेंधमारी की। लेकिन आज की तारीख में वो जो 3 सीटें हैं जिनके नाम से, विनय शाक्य की हम बात करें, जिनके नाम से ये 3 सीटें भी जीतने में कामयाब रही थी बीजेपी, आज वो भी समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। तो क्या इसका असर पड़ेगा, आपको लगता है? नहीं, देखिए, 2 तरह के चुनाव होते हैं। मीनाक्षी जी है ना, मीनाक्षी और सौरभ जी, 2 तरह के चुनाव होते हैं। एक तरह चुनाव जो हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में लड़ा जाता है। आखिर ज्यादातर विधानसभा चुनाव में ऐसा ही होता है, पर लेकिन कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो स्थानीय फैक्टर्स के आधार पर नहीं बल्कि एक वातावरण में लड़ा जाता है। एक वेव फैक्टर में चुनाव लड़े जाते हैं। 2017 का इलेक्शन एक वेव इलेक्शन था और मान लीजिए 2022 का इलेक्शन भी एक वेव इलेक्शन है। आप सब ऐसे ही आकलन कर रहे थे। 2019 के पहले भी सपा हो गया, बसपा हो गया, दोनों का वोट शेयर बढ़ गया, ऐड हो गया तो 50% से पार हो गया, तो बीजेपी कहीं नहीं रहेगी। ये सारा आकलन गलत साबित हुआ है, क्योंकि एक वेव फैक्टर 2019 में हमारे पक्ष में काम कर रहा था। वो फैक्टर है मोदी फैक्टर। अब 2 वेव्स काम कर रहे हैं हमारे पक्ष में। मोदी फैक्टर तो चालू है, ये पहले से ही ज्यादा तीव्रता से ये वेव हमारे पक्ष में चल रहा है, और उसके साथ साथ एक योगी वेव भी है। तो इसलिए तो ये जो नेता, स्थानीय नेता जो जातिगत समीकरण करके जो सोचते हैं तो हम बीजेपी पर हावी होंगे, वो गलत साबित होंगे, बहुत जल्दी ये पता चलेगा। और जहां तक हमारे सपा के मित्र के जो अलग अलग घटना को बता रहे थे, ऐसे घटना हर प्रदेश में होते हैं, बट लेकिन मूल रूप से इस उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन पिछले 5 साल का रहा, वो लोग जब वो सपा के सरकार से फर्क करते हैं, जब मालूम पड़ता है कि ये तो भगवान की रूल जैसा है। वो समय तो एक क्या था, गुंडागर्दी चल रहा था। सपा की राज को गुंडा राज कहा जाता है, नहीं कहा जाता है? आम लोगों में चर्चा है या नहीं है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, आम जनता कहती है गुंडा राज है सपा का राज। यानी अभी योगी जी के कार्यकाल में कोई गुंडा बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सकता है। यह है फर्क। और दूसरा, जहां तक विकास की काम है, 14.5 करोड़ लोगों को, किसानों को हमने लाभ दिया है प्रधानमंत्री जी के पीएम किसान स्कीम के तहत। तो 14.5 करोड़ किसान, यानी उत्तर प्रदेश की आबादी में आधा से ज्यादा। सौरभ सुन रहे हैं मेरे आवाज? जी, बिल्कुल। तो जो स्कीम हमने चलाए हैं, तो एक बड़ी फर्क यह है सौरभ जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये ध्यान रखिएगा। जो विकास के जो काम हुए हैं, ये पहले के तुलना में कई गुना ज्यादा। 14.2 करोड़ लोगों को पीएम किसान का बेनिफिट मिला है। ये सबका आंकड़ा है, हर एक का फोन नंबर है, हर एक का अकाउंट नंबर है। ये कोई सपा के कार्यकाल की तरह, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं जीवीएल जी की किसानों की नाराजगी नाम की चीज जो कह रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, किसानों के भीतर कोई नाराजगी नहीं है? बिल्कुल उल्टा, किसान आज सबसे ज्यादा इस सरकार से खुश है। हां, किसानों को सरकार से और ज्यादा अपेक्षा रहती है, बट लेकिन सपा के सरकार से जब ये तुलना करते हैं, हमारे सरकार कई गुना। जीवीएल साहब, जवाब लेता हूं। बहुत सारी बातें हुई। बघेल साहब कह गए कि स्वर्णिम युग है उत्तर प्रदेश का। आपने कहा कि लहर चल रही है और इस बार 2 लहर चल रही हैं। जी सुनील जी। देखिए, क्योंकि बघेल साहब चले गए, उन्होंने स्वर्णिम युग कहा। यह स्वर्णिम युग उन लोगों के लिए है जो सामंती सोच के लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि पिछड़े और दलित के बेटे और बेटियां भी नौकरी पाएं, पढ़ें और तरक्की करें। यह उस सोच के लिए स्वर्णिम युग है। जहां तक सवाल बीजेपी के प्रवक्ता का है, तो मुझे बड़ी आपत्ति है
कि एक ऐसे शासन को भगवान राम का शासन से तुलना करना जहां बेटियों के साथ उनकी इज्जत लूटी जाती हो और उनको रातों रात जला दिया जाता हो, उसकी तुलना भगवान राम से करना, जहां व्यापारी की हत्या पीट पीट के कर दी जाती हो केवल वसूली के लिए, उस राज को रामराज से तुलना करना, जहां पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीन के उनको नौकरी न दी जाती हो, उसकी तुलना रामराज से करना, जहां महामारी कोरोना जैसी महामारी में भी बेईमानी योगी सरकार कर लेती हो, उसकी तुलना भगवान राम से करना। तो भगवान राम को माफ कर दो। एक, हां, लोग इनसे इतना खुश हैं कि इनके सांसद और विधायक पीटे जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं। अरे अभी तो आपको जाना है, अभी जब आप गांव में जाओगे, देखिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इनकी जो सबसे बड़ी ताकत थी पिछली बार 17 में, वो बेरोजगार नौजवान जो इनसे नाराज हैं, वो किसान जिसको सपना दिखाया था कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, वो लाठी लेकर के बैठा है जी। वो पिछड़ा और दलित जिसके अलग अलग सपने दिखाए, उनके बच्चों का आरक्षण छीन लिया, लोग इनकी पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं कि उनको महसूस हो गया है कि ये आरक्षण के साथ साथ संविधान समय चला जाएगा। मैं चाहता हूं एक बार केशव जी का भी रिएक्शन इस पर ले लिया जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे विवरण देकर बताया कि ये जात क्यों वोट करेगा, ये व्यक्ति क्यों वोट करेगा। तो जीवीएल साहब कह रहे हैं ये वो विधानसभा वाला चुनाव है ही नहीं, ये लहर वाला चुनाव है। मौर्य जी, ऐसा है कि ये गाय के नाम पर वोट मांगते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगते हैं, भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं। मैं इन्हें बताऊं कि गाय के नाम पर सौरभ जी इन्होंने वोट मांगा, लेकिन आज कांग्रेस के समय में गाय का मांस, बीफ बेचने वाला भारत 7वां नंबर का देश था पूरी दुनिया में। आज मोदी जी की सरकार में जो गाय भक्तों की सरकार है, उसमें भारत इंडोनेशिया और अमेरिका के बराबर आज बराबर का देश हो गया गाय का मांस बेचने में। बीफ किसने कंपनी बढ़ाई? 2-3 बड़ी बड़ी कंपनी बनाई गई जो बीफ का व्यापार करती हैं पूरी दुनिया में। आज हम नंबर 1 पे पहुंच गए। तो गाय के तो है नहीं, भगवान राम के हैं नहीं। ये पाकिस्तान से इनका कोई मतलब ना, पाकिस्तान से इनके कोई मामला बना ना, आज तक पाकिस्तान को दबा पाए, न जाति खत्म कर पाए, आरक्षण दलित पिछड़ों के हित के लिए बात करके पिछली बार। साहब 10 समय खत्म हो गया है, फिर भी जीवीएल साहब 10-15 सेकंड में अगर आप इसका उत्तर देना चाहते हैं तो समय बिल्कुल जा चुका है। हाँ बिल्कुल नहीं, मैं एक बात और कह दूं कि मोदी जी को पिछड़ी जाति कहा गया, लेकिन मोदी जी अगड़ी जाति के हैं, 6 महीने पहले उन्हें पिछड़ी जाति मिला है। जीवीएल साहब, ये आपने जो कुछ सपा और बसपा के प्रवक्ताओं से सुना, यही भाषा इनके 2019 के लोकसभा के पहले भी थी। इन्होंने यही दावे किए कि 5 साल में मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है, लेकिन जनता ने आपको आईना दिखाया ना, जनता ने आपको उनके फैसला क्या है सुना दिया। और सपा की सरकार में गुंडे जेल में रहकर सरकार को चलाते थे और दक्षिण रॉकेट चलाते थे। मुख्तार अंसारी जैसे जेल के अंदर बैठकर बाहर वसूली करते थे। वसूली करना सपा का। ठीक है सर, समय बिल्कुल जा चुका है, आपको बीच में रोकना चाहता हूं मैं, ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा लेकिन। और आपने देखा तमाम लोगों के दावे देखे और हमारे सर्वे को भी देखा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान होता है, पिछली बार के मुकाबले गठबंधन को फायदा होता है, लेकिन तब भी नंबर 1 पार्टी बीजेपी बनी हुई दिखाई दे रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। और मीनाक्षी, अभी 4 क्षेत्र और बाकी हैं। बिल्कुल, बुंदेलखंड है, रोहेलखंड है, अवध है और सबसे इंपॉर्टेंट पूर्वांचल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।